झारखंड वनों, नदियों, नालों, वन्य प्राणियों एवं संसाधनों से परिपूर्ण एक समृद्ध प्रदेश है। झारखंड में उत्तरी भारत, पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत और पश्चिमी भारत के पेड़ पौधों और वन्य प्राणियों का समावेश करीब 23,605 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में समाया हुआ है, जो इसके भौगोलिक क्षेत्र का करीब 30% है। झारखंड का पलामू टाइगर रिजर्व 1129.93 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ सबसे बड़ा और घना वन क्षेत्र है, जिसमें 414.08 वर्ग किलोमीटर में कोर एरिया, 715.85 वर्ग किलोमीटर में बफर एरिया का क्षेत्र बांटा गया है। लगभग 226 वर्ग किलोमीटर नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में सुरक्षित है। बफर क्षेत्र से 53 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पर्यटन के लिए टूरिस्ट जोन रखा गया है, ताकि आने वाले पर्यटक बेतला राष्ट्रीय उद्यान का आनंद उठा सकें। बेतला राष्ट्रीय उद्यान आने के लिए सबसे सहज मार्ग है रेल मार्ग। प्रमुख रेलवे स्टेशन है डाल्टनगंज, जो दिल्ली और हावड़ा रेल मार्ग से सीधा जुड़ा हुआ है। यही नहीं, रांची एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से इसकी दूरी 165 किलोमीटर है। रांची से डाल्टनगंज के लिए कई वातानुकूलित बस सेवाएं भी उपलब्ध हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश करने से पहले पर्यटकों को सूचना सह सत्कार केंद्र या आसपास लगे सूचना बोर्ड को पढ़कर सारी जानकारी ले लेना उचित है, ताकि आपकी यात्रा सुखद और सरल हो। यूं तो वन विभाग द्वारा पर्यटकों की सुख सुविधा का विशेष और हर प्रकार का प्रबंध किया गया है। पर्यटकों के ठहरने के लिए यहाँ पर अच्छे और सस्ते गेस्ट हाउस, विश्राम गृह और होटल भी उपलब्ध हैं। भोजन के लिए साफ सुथरी टूरिस्ट कैंटीन भी यहाँ पर मौजूद है, जहाँ आप मनचाहा भोजन कर सकते हैं। वन विभाग के द्वारा टूरिस्ट गाइड भी यहाँ उपलब्ध हैं। 1129.93 वर्ग किलोमीटर में फैली पलामू टाइगर रिजर्व की यात्रा का आरंभ हम बेतला राष्ट्रीय उद्यान से करते हैं। जंगल में प्रवेश करते ही असंख्य चीतल आपको आसानी से दिख जाएंगे। थोड़ा सा प्रयास करने पर गौर भी दिखाई पड़ जाती हैं। हमें गौर का एक परिवार मिला जो अपने बच्चों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दे रहे थे। इसके अलावा यहां बंदरों और हनुमान की संख्या भी काफी है। बंदर तो आपके आसपास ही घूमते और खेलते हुए नजर आ जाएंगे। इस जंगल में यहां-वहां जंगली हाथियों के झुंड दिखाई दे जाते हैं, जो आपकी उपस्थिति की परवाह किए बगैर मदमस्त भोजन करने में व्यस्त रहते हैं। यदि आपकी किस्मत अच्छी रही तो पलामू टाइगर रिजर्व में आपको बाघ भी देखने को मिल जाता है, पर इतने बड़े जंगल में बाघ की दिशा का पता कर पाना कठिन है। इसके अलावा तेंदुआ, भालू, लकड़बग्घा, कोइया, भेड़िया, सांभर, साहिल, कोटरा, माउस डियर भी यहाँ अच्छी तादाद में देखने को मिलते हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों की लगभग 174 प्रजातियों की पहचान की गई है, जिनमें कई अत्यंत दुर्लभ प्रजातियां हैं। रंग बिरंगी, भोजन करती या पानी की तलाश में ये प्रजातियां आपको यहां वहां दिख जाती हैं। यहां पर पैराडाइज, फ्लाई कैचर, शर्प एंट ईगल, मोर,
5 प्रकार के बारवेट, अनेकों प्रकार के किंगफिशर, बाज, कोयल, नीलकंठ इत्यादि हर जगह दिखाई पड़ते हैं। यहाँ दिखने वाले कई पक्षियों से आप भली भांति परिचित होंगे, पर इनमें से कईयों को शायद आप पहली बार देख रहे होंगे। हमें तोतों का एक जोड़ा घर बनाते हुए दिखाई दिया। ये दोनों शायद नए मेहमान के आगमन की तैयारी में जुटे हुए हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान घूमने के लिए वन विभाग द्वारा हाथी की सवारी की भी व्यवस्था की गई है। पर्यटक हाथी की सवारी का खूब मजा लेते हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान में वन्य और वन्य प्राणियों के अलावा एक 400 वर्ष पुरानी धरोहर भी है। चेरो वंश के राजा मेदिनी राय का यह किला आज भी प्राचीन इतिहास का गवाह है। किसी जमाने में यह किला न जाने कितना विशाल और बड़े क्षेत्र में फैला रहा होगा। इस किले में आज भी प्राचीन कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। जो भी पर्यटक बेतला राष्ट्रीय उद्यान को देखने आते हैं, वो इस किले को देखना नहीं भूलते। करीब 500 मीटर की दूरी और पहाड़ की ऊंचाई पर अर्धनिर्मित एक और किला है, जो आज भी अपने प्राचीन इतिहास को बयान करता है। इस किले से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर कमलदह झील है, जो राजा मेदिनी राय के साम्राज्य काल में ही बनाई गई थी। ये झील बेतला के वन्य प्राणियों के लिए जल का प्रमुख स्रोत है और संध्या होते ही विभिन्न वन्य प्राणियों से ये गुंजायमान हो जाती है। पर्यटकों के लिए वन्य प्राणियों को देखने के मकसद से यहाँ वॉच टावर भी बनाए गए हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान में कई महत्वपूर्ण पेड़ पौधे पाए जाते हैं, विशेष रूप से बेल, साल, सागवान, सेमल, सलई, काजी, खैर, महुआ, पलास, रोड़ी एवं विभिन्न प्रकार के फाइकस के वृक्ष यहाँ बहुत बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। इसके अतिरिक्त वन्य प्राणियों को भोजन उपलब्ध करवाने वाले कई प्रकार के पौधे, घास और जंगली बांस भी यहाँ पर फैले हुए हैं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों को प्रकृति और वन्य जीवों के संबंध में अधिक जानकारी देने के लिए प्राकृतिक व्याख्या केंद्र और संग्रहालय का निर्माण किया गया है। पर्यटकों के अलावा आसपास के स्कूली बच्चों को भी अध्ययन के लिए यहां लाया जाता है। विशेष जानकारी के लिए पुस्तकालय का भी प्रबंध है। डाल्टनगंज से बेतला जाने के क्रम में लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है केचकी, कोयल और औरंगा नदी का संगम। ये स्थान अत्यंत रमणीय और निराला है। इस संगम स्थल पर पर्यटकों के ठहरने के लिए वन विभाग का विश्राम गृह है। बेतला से लगभग 12 किलोमीटर यात्रा करके हम जा पहुंचे बरवाडीह। बरवाडीह की ऊंची पहाड़ी से पलामू टाइगर रिजर्व का विहंगम दृश्य दिखाई पड़ता है। इस पहाड़ी पर अर्धनिर्मित काली मां का मंदिर और हनुमान जी का मंदिर भी है। समय समय पर लोग पूजा आराधना करने के लिए दुर्गम सीढ़ियां चढ़कर यहां आते हैं। बरवाडीह से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर गर्म पानी का स्रोत ततहा झरना है। इस झरने की विशेषता है कि इसके आधे भाग से गर्म पानी निकलता है। ठंड के मौसम में यहां पर्यटक नहाने का लुत्फ उठाते हैं।
ये मनोरम दृश्य कोयल नदी पर बन रहे मंडल डैम का है। डैम भले ही किसी कारण से बंद पड़ा है, पर यहाँ के जंगल और घाटियों की सुंदरता अद्भुत है। गारू से मारोमार जाने के क्रम में हम मुख्य मार्ग से थोड़ा सा हटकर मिर्चैया जलप्रपात को देखने के लिए गए। हालांकि इन दिनों इस जलप्रपात में पानी नहीं है, परंतु वर्षा के दिनों में इस जलप्रपात की सुंदरता बस देखते ही बनती है। मिर्चैया के सौंदर्य को निहार कर हम चल पड़े एक और पहाड़ की ऊंची चोटी हुलूक की ओर। हुलूक जाने के क्रम में बांस और साल वृक्षों का बहुत बड़ा और घना क्षेत्र हमें देखने को मिला। 5 पहाड़ियों को पार करके समुद्र तल से लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर हम जा पहुंचे हुलूक। हुलूक की चोटी से प्रकृति का अद्भुत और मनोरम दृश्य दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है कि ये पृथ्वी मानो इन घाटियों में समा गई हो। मारोमार से बागे चंपा जाने के रास्ते में टेनो ग्रास लैंड भी हमें देखने को मिली। ये स्थान हाथियों और अन्य जानवरों के विचरण का प्रमुख स्थान है। बांस के जंगलों से गुजरते हुए हम बागे चंपा पहुंचे, जो कोयल और बुढ़ा नदी के संगम पर स्थित है। ये भाग पलामू टाइगर रिजर्व के हृदय के रूप में जाना जाता है। घने जंगलों के बीच शांत भाव से बहती ये 2 नदियां और इनका मिलन। प्रकृति से बेफिक्र होकर बगुले अपने भोजन में व्यस्त हैं। उसूल पहाड़ की ऊंचाई तक पहुंचना जितना कठिन है, उतना ही रोमांचकारी भी है। प्रकृति का अद्भुत और खूबसूरत नजारा देखकर मन मोहित हो जाता है। यहां से लौटने में शाम ढल चुकी थी। हम पहुंच चुके थे वन विभाग के मारोमार गेस्ट हाउस। सबसे बढ़िया बात तो यह है कि इन घने जंगलों में भी वन विभाग ने ठहरने की सुंदर और आरामदायक व्यवस्था की हुई है। अब हम मारोमार से महुआ ढाण होते हुए नेतरहाट की ओर निकल चुके थे। रास्ते में हम उन स्थलों को देखने लगे जहां प्रकृति ने अपनी गोद में न जाने कितनी दुर्लभ और महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों को बटोर रखा है, जैसे स्प्रेगास एडिसेंडस, कलमंथोस्टोजिस जिलानिका, मुमिया लासेरा, बेस्कोरिया पेंटाफिला। सच, यहाँ के शुद्ध वातावरण और ऑक्सीजन में इन जड़ी बूटियों का भी समावेश होता है। डाल्टनगंज से लगभग 78 किलोमीटर की दूरी और जंगलों के बीचों बीच है सुग्गा बांध जलप्रपात। पलामू टाइगर रिजर्व का अंतिम पड़ाव था नेतरहाट। यहां के सूर्योदय और सूर्यास्त को देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक यहां आते हैं। यही नहीं, झारखंड में नेतरहाट की तुलना शिमला से की जाती है। नेतरहाट का स्कूल झारखंड ही नहीं, बल्कि भारत के अलावा विदेशों में भी प्रसिद्ध है। नेतरहाट के करीब और डाल्टनगंज से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर है लोध जलप्रपात। इसे बूढ़ा घाट के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रपात झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेतरहाट पहाड़ की तलहटी में भेड़ियों की गुफाएं हैं। इस स्थान को भारत का अकेला महुआ डाढ़ भेड़िया अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। ये स्थान चेचारी बैली के नाम से प्रसिद्ध है। नेतरहाट के इस स्थान पर डूबते सूरज का नजारा देखने के लिए लोगों की अच्छी खासी भीड़ होती है।
इस स्थान को ब्रिटिश शासनकाल में नेचर्स हार्ट भी कहा जाता था। लोग यहां घंटों सूरज डूबने का इंतजार करते हैं। पलामू बाघ परियोजना की ये धरती सच झारखंड का स्वर्ग ही तो है।